Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 20th ऑफ जून 2021। तो गाइज आज है तारीख 20 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये आ जाता है आज का सबसे पहला आर्टिकल। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन वैसे भी बहुत आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे पिछले कुछ दिनों में। इनका नाम है फकीर मोहन सेनापति जी। तो आपको बताना है ये थे कौन। ये इंडियन राइटर थे, इसरो साइंटिस्ट थे, या फिर फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे, या फिर एक तबला मैस्ट्रो थे। सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप करेंगे। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है वाइवा टेक के बारे में। बेसिकली एक ये डिजिटल इवेंट है। अब न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया है और ये जो वाइवा टेक इवेंट है ये 5वां एडिशन एड्रेस किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आपको ध्यान रखना है 16 से लेकर 19 जून के बीच में ये इवेंट हुआ है। कहाँ पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर ये इवेंट देखने को मिला है। आपको इसके बारे में छोटा सा आइडिया रखना है। अब क्या है, इस इवेंट के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है इंडिया के अंदर। बेसिकली 5 पिलर्स के ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हो इनवाइट किया गया है। और वो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? वो हैं टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम और कल्चर ऑफ ओपननेस। तो ये 5 बेसिस के ऊपर इन्वाइट किया गया है। उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, देखो आज के टाइम पर जो स्ट्रेंथ है खासकर इंडिया की वो क्या है? हाईएस्ट चीप डेटा कंजम्पशन है। अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 775 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। हाईएस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। तो उसी के बेसिस पर इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं वाइवा टेक के बारे में। अब जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो वाइवा टेक से बन सकता है। वाइवा टेक बेसिकली है क्या? ये एक लार्जेस्ट डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट इसको बोला जाता है, यूरोप के अंदर है। और ये 2016 से हर साल कंडक्ट करवाया जाता है पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पर है? मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये फ्रांस है। फ्रांस में आपको यहाँ पर ऊपर की साइड पेरिस देखने को मिल जाएगा। फ्रांस के आसपास की लोकेशन अच्छे से देख लेना। यहाँ पर आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर इंग्लिश चैनल है। और इसकी जो कंट्रीज़ हैं इधर आसपास बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इधर इटली हो गया और नीचे स्पेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे क्या है चीज़ है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इवेंट क्या है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वाइवा टेक फ्रांस के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लगभग ये जो इवेंट है फ्रांस के अंदर पेरिस में हो रहा है 2016 से। ही आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब जो ये इवेंट है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है पब्लिस ग्रुप के द्वारा। और ये क्या है? ये एक फ्रेंच मीडिया ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या है, इसने क्या करा, जो स्टेक होल्डर्स हैं खासकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इन सबको साथ में बुलाया है और बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, अवार्ड्स पैनल डिस्कशन किया गया है। खासकर डिस्कशन ये है कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। और इंडिया ने जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि हम लोग दुनिया भर से लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करें इस पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाइवा टेक के बारे में ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। बात करी गई है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। यानी जो कोविड-19 के प्रति यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, इससे लड़ने के लिए जो वर्कर्स वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया है 18 जून को। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है लगभग 111 ट्रेनिंग सेंटर्स में। और जो ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ये आपको 26 राज्यों के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सभी जगह पर इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। उसके बाद इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स है, ध्यान से सुनना, ये नॉन मेडिकल आ रहा है, नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको स्किल किया जाएगा, इनको काफ़ी कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी।
ताकि जो ये हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें हम लोग आज के टाइम पर और आने वाले भविष्य के टाइम पर अगर ज़रूरत पड़ती है मैन पावर की तो हम इन लोगों को जो है अपॉइंट कर सकें और जो है इनका यूज़ कर सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नाउ जो ये प्रोग्राम है इसका मेन मकसद यही है स्किल और अप स्किल करना लगभग 1 लाख कोविड वॉरियर्स को, हमारे पूरे देश में लगभग 1 लाख कोविड वॉरियर्स को हमें स्किल करना है, उनको प्रोग्राम्स देने, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है ताकि कोविड से लड़ने में वो लोग हमारी मदद कर सकें। नाउ जो ये ट्रेनिंग है ये लगभग आप कह सकते हो उसके 6 रोल के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 रोल कौन कौन से हैं? पहला रोल तो यह है होम केयर सपोर्ट में ट्रेनिंग मिलेगी, दूसरा बेसिक केयर सपोर्ट, तीसरा एडवांस केयर सपोर्ट, चौथा इमरजेंसी केयर सपोर्ट, पांचवा सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और छठा मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। तो इन बेसिस पर यहाँ पर ये जॉब रोल्स होंगे इसके अंदर। ओके, नाउ जो ये प्रोग्राम है इसको आप कह सकते हो डिज़ाइन किया गया है एक स्पेशल प्रोग्राम की तरह। किसके अंडर में? अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में, और लगभग काफ़ी कुछ पैसा भी लगाया जा रहा है। 276 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंडर में ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, आर्टिकल नंबर 3। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डीप ओशन मिशन पिछले 1-2 दिन से काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है इसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अप्रूव कर दिया है किसको? आप कह सकते हो ये जो प्रपोजल है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कि हम लोग डीप ओशन मिशन कंडक्ट करेंगे, इसको अप्रूव किया गया है। डीप ओशन मिशन आप समझ गए होंगे नाम से ही, जो ओशन है समुद्र है उसके अंदर यहाँ पर चीज़ों को ऊपर रिसर्चेस करी जाएंगी, नई नई चीज़ें देखी जाएंगी। तो वही एक टाइप का ये मिशन होने वाला है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डीप ओशन है, गहराई है समुद्र की, उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है, क्या है रिसोर्सेस हैं, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उसको डेवलप करना ताकि हम लोग ओशन के रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और इसमें कितना खर्चा आने वाला है लगभग ये बताया गया है 4077 करोड़ 4077 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च होने वाले हैं आने वाले 5 साल में। और इसको अलग अलग फेसेस में इस डीप ओशन मिशन को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो पहले फेस में रहने वाली है, आप कह सकते हो कि 2823 करोड़ यहाँ पर लगने वाली है। और आपको ध्यान रखना है जो ये पहला फेस है ये लगभग 3 साल तक चला जाएगा। 2021 में फेस स्टार्ट होगा, 2024 तक करवाया जाएगा। इसमें हम लोग जो है अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं ओशन के अंदर में से। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो यहाँ पर इसकी एक नोडल मिनिस्ट्री होने वाली है जो कि इस पूरे मिशन को देखने वाली है, और इसी का ही ये प्रपोजल भी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ये डीप ओशन मिशन है इसके अंदर आपको बेसिकली 6 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। वो 6 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिसके ऊपर वर्क होगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डेवलप होने वाली है। पहली चीज़ तो यह है कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, यानी कि जो समुद्र है उसके नीचे हमें खुदाई करने के लिए या फिर सबमर्सिबल का इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा, हम लोगों को टेक्नोलॉजीज चाहिए, तो उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस है वो भी मिलेगी कि हाँ क्या क्या क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है उसके बेसिस पर एडवाइस देना। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए होगा ताकि हम लोग जो ये डीप सी बायोडाइवर्सिटी है उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकें और अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकें, जो खतरे में है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसी चीज़ यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएँ। जो ये डीप ओशन सर्वे है और एक्सप्लोरेशन है ये होगा। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन ये काम कराया जाएगा। उसके बाद एडवांस मैरीन स्टेशन जो है यहाँ पर ये डेवलप किया जाएगा। तो ये 6 कंपोनेंट्स होने वाले हैं इस मिशन के। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करा गया है सी प्लेन सर्विसेज के बारे में। सी प्लेन क्या होता है आज के आपने थंबनेल में भी देखा होगा, और नहीं देखा है तो ये नीचे पिक्चर आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं सी प्लेन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ। और ये दोनों मिलकर एक सी प्लेन सर्विस बनाने वाले हैं इंडिया के अंदर। मतलब इस प्लेन के थ्रू यहाँ पर ट्रैवल किया जाएगा लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर ये सर्विसेज चालू करी जाएंगी। नाउ जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, इसका फोकस बहुत चीज़ों के ऊपर होने वाला है। जैसे कि ये लोग फोकस करेंगे नॉन शेड्यूल और शेड्यूल ऑपरेशंस के ऊपर। जो सी प्लेन सर्विसेज हैं ये चलाई जाएंगी भारत की, जो भी आप कह सकते हो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है भारत के अंदर जो है ये सर्विस चलाई जाएगी। इसमें लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं इस सी प्लेन के थ्रू इधर से उधर। अब अगर हम लोग बात करें ये कौन सी स्कीम के अंडर में आता है, तो RCS उड़ान स्कीम जो है सरकार की है, उसके अंडर में ये सी प्लेन सर्विसेज चलाई जाएंगी। अब RCS उड़ान क्या है? यह है एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। आपको ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे उड़ान भी बोला जाता
जाता है, यानी उड़े देश का आम नागरिक। तो उसी के बेसिस पर यह स्कीम चलाई गई है। इसका मेन मकसद यही है कि जहां पर एयरपोर्ट हैं, जहां पर एयरपोर्ट नहीं है, उनको सभी जगह को अच्छे से एक सी प्लेन सर्विस के थ्रू कनेक्ट कर देना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर एक अफोर्डेबल कॉस्ट लगती है, मतलब ज़्यादा महंगा है नहीं, कम पैसों में आप लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली है इस चीज़ के अंदर में, फाइनेंशियली काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी इस चीज़ में। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये सी प्लेन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि सी प्लेन पिछले साल से ही लगभग ये तीसरी बार न्यूज़ में आया है। तो जो सी प्लेन है इसके आप जो विंग कह सकते हो, इसके जो पंख हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स रहते हैं। सबसे पहली पहचान सी प्लेन की आपको ये देखने को मिलेगी, इस तरीके से यहाँ पर इसके जो पर हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये जैसा कि इसका नाम है सी प्लेन, तो मतलब ये वाटर के ऊपर लैंड कर सकता है। उसके बाद ये हर एरियाज़ को कनेक्ट कर देता है। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर अगर एयरपोर्ट नहीं है तो वहाँ पर ये पानी पे उतर सकता है, तो ये हर एरिया को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकता है सी प्लेन सर्विस। उसके बाद जो सी प्लेन्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, आपको ध्यान देना है। एक का नाम है फ्लाइंग बोट्स और दूसरे का नाम है फ्लोट प्लेन्स। दो टाइप्स के सी प्लेन्स देखने को मिलते हैं। और जो ये स्मॉलर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनके जो छोटे छोटे पर होते हैं, वो आराम से वाटर बॉडीज़ के ऊपर लैंड कर सकते हैं, जैसे कि छोटी मोटी झील हो गई या फिर बैक वाटर या कोई डैम हो गया, ग्रेवल ग्रास घास हो गई, तो यहाँ तक पे ये आराम से लैंड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कहीं कहीं पे भी कनेक्टिविटी अच्छे से ये लोग क्रिएट कर पाएंगे। जो ये सी प्लेन है इसके थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएंगी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी, बाकी सारे लोगों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इंडिया के अंदर अगर पूरा इस सी प्लेन को लेकर सिनेरियो देखें तो देखो यहाँ पर ये कोई पहली बार नहीं चलाया जा रहा है सी प्लेन सर्विस। जैसा कि मैंने आपको बताया, सी प्लेन ये तीसरी बार न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में। तो ये सी प्लेन सर्विस हम लोग ऑलरेडी चला चुके हैं, कहाँ पर, केवाड़िया के अंदर, ठीक है, और साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर। और लगभग ये ऑपरेशनलाइज्ड हुई है अक्टूबर 31, 2020 को, यानी पिछले साल की बात है। 31 अक्टूबर को ये जो है सी प्लेन सर्विस चलाई गई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है, इसमें बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत छोटी सी, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखो छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो हम स्किप कर दें तो क्या हो गया, थोड़ी सी नॉलेज और मिल जाएगी। यहाँ पर बात करी गई है इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के बारे में। अब जो बांग्लादेश है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन एक तरीके से यहाँ पर इसको सेटअप कर रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट बना रहा है जहाँ पर वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। खासकर कोविड-19 की वैक्सीन को भी यहाँ पर प्रोडक्शन करते हुए हम लोग देख पाएंगे। सबसे पहले तो बांग्लादेश को मैप में देख लो कहाँ पर है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। बांग्लादेश आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इधर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पर ये नेपाल है, इधर भूटान है, इधर फिर इंडिया आपको देखने को मिलेगा, नीचे आपको म्यांमार देखने को मिल जाएगा, और बांग्लादेश के नीचे बे ऑफ बंगाल है। अच्छा, इस वाले रीजन में एक आप कह सकते हो कि सुंदरबंस वगैरह पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पर, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इनका कहना यह है कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है साउथ कोरिया के साथ कि अब ये बांग्लादेश और साउथ कोरिया मिलकर एक वैक्सीन इंस्टीट्यूट को सेटअप करने वाले हैं बांग्लादेश में। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना, इन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट में भी बोल दिया है कि अपनी यहाँ पे बांग्लादेश की पार्लियामेंट में बोल दिया गया है कि जो वैक्सीन है वो डेवलप करी जाएगी, डेवलप करी जा रही है आज के टाइम पर। बांग्लादेशी एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोब बायोटेक लिमिटेड। तो इसका आज के टाइम पर इसके अंदर वैक्सीन्स के ऊपर काम चल रहा है और वो ट्रायल स्टेज के अंदर है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब ये लोग बड़े स्केल पर कंडक्ट करना चाहते हैं, तो इस वजह से एक इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जिसको सपोर्ट कर रहा है साउथ कोरिया। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के बारे में। तो 3 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर इन यूनिवर्सिटी को लेकर, अब ये ब्रिक्स क्या है, ये नेटवर्क यूनिवर्सिटी क्या है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले तो आपको करना क्या है, इस ब्रिक्स के बारे में समझना है, ये ब्रिक्स क्या है, उसके बाद हम लोग अच्छे से इस आर्टिकल को समझ पाएंगे। तो ब्रिक्स के बारे में अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे नीचे स्क्रीन पर। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ टॉपिक्स ये हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, रीजनल ग्रुपिंग्स। तो ये सारे टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रिक्स हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले बात तो आपको ध्यान रखनी है, ब्रिक बेसिकली एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम क्या होता है, यानी कि जैसे कि ब्राज़ील, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील का बी, ठीक है, रशिया का आर, इंडिया का आई, सी चाइना का सी और साउथ कोरिया का एस, तो इसको मिलाकर यहाँ पर ये ब्रिक्स बना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोनिम। नाउ जो ये ब्रिक्स आप कह सकते हो समिट वगैरह इसकी, वो हर साल समिट होती रहती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जाता, इसकी समिट वगैरह हर साल आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर ये 5 नेशंस के बीच में समिट होती रहती है। चेयरमैनशिप की अगर हम बात करें तो ये रोटेशन में चलता रहता है, कभी कोई कंट्री चेयरमैनशिप चेयरमैन करती है, कभी कोई और कंट्री चेयर करती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 5 कंट्रीज़ का नाम आपको रट लेना है, वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा ये ब्रिक्स का अदर कौन कौन सी हैं। नाउ जो ये ब्रिक्स कॉपरेशन है, ये हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ 10 सालों में यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ता हुआ नज़र आया है। और इसके जो कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, यानी कि ब्रिक्स ये जो ग्रुप है इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, तो इसका फीचर सबसे पहली बात तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो ये ब्रिक्स हैं इसके अंदर लगभग जितनी भी कंट्रीज है सब मिलाकर 40% की आप कह सकते हो लगभग वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। दुनिया भर की 40% दुनिया भर की जो जनसंख्या है उसकी 40% ब्रिक्स के अंदर में आती है। इनफैक्ट ये लोग 30% तक जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है टाइमलाइन के बारे में, तो पहली ब्रिक्स समिट हुई थी साल 2009 में, आपको ध्यान रखना है रशिया के अंदर ये समिट हुई थी, पहली समिट। उसके बाद साउथ अफ्रीका को हमने बाद में ऐड किया था, पहले ये ब्रिक ही हुआ करता था लेकिन बाद में हमने इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया, देन उसके बाद ये ब्रिक्स हुआ है। तो साउथ अफ्रीका को कब ऐड किया, इनवाइट कर लिया था हमने कि आप आकर ब्रिक को ज्वाइन कर लो, साल दिसंबर 2010 की बात है। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ब्रिक कंट्री का यही है कि ये लोग की कोशिश ये रहती है कि आपस में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा गहरा किया जाए और ज़्यादा वाइडर किया जाए, साथ ही साथ जो कोऑपरेशन है वो इनका बढ़ा रहे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर ये सारी कंट्रीज मिलकर काम करें, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, तो ये सारी एक तरीके से आपस में कोऑपरेट करके काम करके चलें, तो यहाँ पर ये सारा पर्पज़ रहता है ब्रिक्स का। आई होप आपको ये ब्रिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इनको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, इधर आपको चाइना देखने को मिल जाएगा और ऊपर आपको रशिया देखने को मिल जाएगा। ये 5 कंट्रीज़ आती हैं इसके अंडर में। नाउ अब जो ये कॉन्फ्रेंस है बेसिकली एक पार्ट है किसका, एंगेजमेंट दैट इंडिया इज होस्टिंग अंडर द एजुकेशन स्ट्रीम ड्यूरिंग इट्स चेयरशिप ऑफ द 13th ब्रिक्स समिट दिस ईयर। मतलब ये है कि जो इंडिया है वो इस बार चेयर कर रहा है 13वां ब्रिक्स समिट को इस साल, और उसी के बेसिस में एजुकेशन स्ट्रीम को लेकर बातचीत करी जा रही है। तो ये जो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी है इसमें क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे अलग अलग कंट्रीज़ के। मतलब कि जो ये 5 कंट्रीज़ हैं हर एक कंट्री का हायर इंस्टीट्यूट होगा, जैसे इंडिया का हायर इंस्टीट्यूट हो गया आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो इस बार ये जो आईआईटी बॉम्बे है इन चीज़ों को इनॉग्रेट कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। अब मेन जो है यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे इस बार लीड इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो कि ब्रिक्स नेटवर्क समिट को यहाँ पर होस्ट कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेशनल सेक्टर में भी अपने कॉपरेशन बढ़ाकर चलें, रिसर्च और इनोवेशन को लेकर यहाँ पर काम करना है, खासकर एजुकेशनल सेक्टर में। तो ये पर्पज़ है इनका, तो आपको ध्यान रखना है जो टॉप कंट्रीज़ होंगी ब्रिक्स समिट की वही आपस में मिलकर यहाँ पर वर्क करने वाली हैं। तो सॉरी, टॉप इंस्टीट्यूट्स जो होंगे, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बात करी गई है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे है, इन्होंने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि ये लोग कोऑपरेट करेंगे किसमें, डेवलपमेंट में। किस चीज़ को लेकर, सबसे पहली बात जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज है, यानी कि समुद्र से रिलेटेड जो भी हमारी विरासतें हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पर आप कह सकते हो उसको लेकर काम किया जाएगा। कहाँ पर, खासकर गुजरात के अंदर जो आपको लोथल जगह देखने को मिलेगी वहाँ पर ये चीज़ें होने वाली हैं। अब इसमें क्या क्या होगा आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी नींव हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा साल 2019 मार्च के महीने में ही रख दी गई थी। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा एक तरीके से, ये कहाँ पर है,
ये आपको गुजरात के लोथल वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि गुजरात अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर आपको ये दूर देखने को मिलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के अंदर आपको रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज देखने को मिलेंगे। बहुत सारी विरासतें हैं, बहुत सारे इतिहास से रिलेटेड जहाज़ हो गए या फिर बहुत सारी ट्रैवल लार्ज बॉडीज़ हो गई वाटर से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा एक तरीके से। एंशियंट शिप बिल्डिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर रखा जाएगा एक तरीके से, इनको शोकेस किया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि गुजरात में, यहाँ पे आपको ये गुजरात वाला रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये लोथल है, तो यहीं पर इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी, जो कि हमारे समुद्र से रिलेटेड हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक चीज़ें हैं। नाउ अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और आप कह सकते हो जो हमारा सागरमाला प्रोग्राम है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ साथ में एएसआई भी वर्क करने वाला है। एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है? यह आपका जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम यह है कि वो रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस या फिर खुदाई करते हैं, और नई नई चीज़ें जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो निकालते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई जहाँ से हम लोगों को बहुत सारे मटके फटके मिले हैं, बहुत पुराने वाले। ठीक है, तो उन सबको आप कह सकते हो कि निकाला गया है, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, तो जो कि पहले डायरेक्टर जनरल बन गए थे इसके। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया क्या क्या होने वाला है। एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा लोथल गुजरात में, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी आप कह सकते हो हमारी जो विरासतें हैं, समुद्र से रिलेटेड पुराने शिप्स हैं, उन सबको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज है ये क्या है? तो लोथल आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, एक इंडस वैली साइट है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एक पुराना डॉकयार्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि इंडिया के अंदर बनाया गया था, मतलब जहाँ डॉकयार्ड मतलब जहाँ से जहाज़ निकलते हैं, जहाँ से शिप जो है वो निकल के जाती हैं। ठीक है, तो वहीं से हम लोग जो है चीज़ों को आप कह सकते हो शोकेस करेंगे, और नई नई चीज़ें हम लोग देखकर जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनकी खोज करने वाले हैं। उनका जो भी पुराने शिप्स उनको शोकेस किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर में। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात कही गई है क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के बारे में। तो जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, इन्होंने उद्घाटन करा है। लगभग 14 ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं, 7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और 7 कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो कि डिसेबल पर्सन है, जो अपाहिज लोग हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। यह आर्टिकल ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग डिसेबिलिटी के सेक्टर में क्या क्या वर्क कर रहा है इंडिया, तो आप इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी सेंटर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये एस्टेब्लिश करे जा रहे हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। यहाँ पर लगभग 7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स को सेटअप किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया था, 14 इंस्टीट्यूट्स को, 14 सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा, जिसमें से 7 तो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं और 7 कंपोजिट रीजनल सेंटर हैं। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं 7, वो कहाँ पर बनाए जाएंगे? दिल्ली हो गया, मुंबई, देहरादून, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक और जो है चेन्नई। उसके बाद 7 कंपोजिट रीजनल सेंटर जो है सुंदरनगर हो गया, लखनऊ, भोपाल, राजनांदगांव, पटना और नेल्लोर, कोझिकोडे, ये सब यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे रीजनल सेंटर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो 14 सेंटर्स हैं, इनका मिलकर काम ये होगा कि ये लोग डिसेबल पर्सन को एक केयर देने वाले हैं। उसी के साथ जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के, अगर वो डिसेबल हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो डिसेबिलिटी उनके अंदर देखने को मिलती है, तो उन सबको कवर किया जाएगा। हर टाइप की डिसेबिलिटी को इसके अंदर कवर किया जाएगा। और कौन से एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे पास डिसेबल पर्सन को लेकर एक एक्ट भी है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो इस एक्ट का अंडर जितनी भी चीज़ें, जितने भी डिसेबल पर्सन है, उनको यहाँ पर एक तरीके से एक प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगा।
जो ये सर्विस है, ये सारी सर्विस मिलने वाली है एक ही छत के नीचे, सभी लोगों को यहाँ पर ये सर्विस मिलेगी। तो ऐसा आपको यहाँ पर फोकस करना है और इस आर्टिकल का आप लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है डिसेबिलिटी से रिलेटेड कि इंडिया क्या कर रहा है, तो उस सेक्टर में आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि हम लोग 7 नेशनल 7 कंपोजिट रीजनल सेंटर्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है नहीं, तो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।